आज हम लोग जानेंगे कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद। अगर इसे हम लोग इंग्लिश में समझें तो कुल उत्पाद को कहेंगे टोटल प्रोडक्ट, औसत उत्पाद को कहेंगे एवरेज प्रोडक्ट और सीमांत उत्पाद को कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। तो आइए एक एक करके सबको समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले समझेंगे कुल उत्पाद। तो देखिए, मान लीजिए हम एक आगत में परिवर्तन लाते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक आगत में परिवर्तन लाते हैं तथा अन्य आगतों को स्थिर रखते हैं। सिर्फ एक आगत में परिवर्तन लाते हैं और अन्य आगतों को स्थिर रखते हैं। तब उस आगत के विभिन्न स्तरों से, जिस आगत में परिवर्तन किए हैं उसके विभिन्न स्तरों से हम निर्गत के विभिन्न स्तर प्राप्त करते हैं। मतलब अलग अलग आगत के मान पर हमें निर्गत के अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। परिवर्ती आगत मतलब जिसमें चेंज हो रहा है, और परिवर्ती निर्गत यानी आउटपुट। तो परिवर्ती आगत और परिवर्ती निर्गत के मध्य संबंध को अक्सर परिवर्ती आगत के कुल उत्पाद के रूप में जाना जाता है। मतलब समझिए, परिवर्ती आगत और परिवर्ती निर्गत, इसके बीच जो संबंध है, तो इसके बीच जो संबंध है अक्सर इसी को क्या कहते हैं, इसी को परिवर्ती आगत के कुल उत्पाद के रूप में जाना जाता है। मतलब परिवर्ती आगत, जिस आगत में परिवर्तन आ रहा है, तो जिस आगत में परिवर्तन है उसको परिवर्ती आगत कहेंगे। तो परिवर्ती आगत के कुल उत्पाद के रूप में जाना जाता है कौन, परिवर्ती आगत और निर्गत आगत के बीच का संबंध है। पर हाँ, अन्य सभी निर्गतों को स्थिर में रखते हुए। तो देखिए, अंत में हम लोग बोलेंगे परिवर्ती आगत तथा परिवर्ती निर्गत के मध्य संबंध को अन्य सभी आगतों को स्थिर रखते हुए अक्सर परिवर्ती आगत के कुल उत्पाद के रूप में जाना जाता है। तालिका 3.1 को पुनः देखें। फिर से हम लोग को तालिका 3.1 में आना है और मान लीजिए कि 4 इकाई पूंजी का कितना, पूंजी के 4 इकाई पर निश्चित की जाती है। अब तालिका 3.1 में उस कॉलम को देखें जहां पूंजी दिखाई गई है। देखिए, तालिका 3.1 में एक तरफ श्रम और एक तरफ पूंजी को दिखाया गया है। तो पूंजी में उस जगह पे जाना है जहां पर 4 इकाई हैं। तो हम लोग क्या पाते हैं कि जब हम कॉलम के नीचे की ओर जाते हैं, 4 इकाई वाला में जब हम कॉलम से नीचे की तरफ जाते हैं तो हम कारक जो श्रम था विभिन्न मूल्यों के लिए निर्गत मूल्य जो होता है प्राप्त करते हैं। मतलब अलग अलग जो श्रम का जो मूल्य होता है उसमें निर्गत के हमें अलग अलग मूल्य प्राप्त होते हैं। यह कारक श्रम का कुल उत्पाद है। वो जो श्रम का जो होता है, कारक श्रम का क्या होता है, कुल उत्पाद होता है। मतलब जब नीचे नीचे जाते हैं तो अलग अलग श्रम के मूल्य पर हमें अलग अलग निर्गत के मूल्य प्राप्त होते हैं। जिसका मान के का मान कितना है, 2 है, सॉरी 4 है। यहाँ 2 सिर्फ दूसरे कारक को इंडिकेट के लिए किया है, मगर के कितना था वहाँ पर 4 पर हमें स्थिर रहने बोला था। तो आइए तालिका देख लेते हैं। ये रहा तालिका, ये देखिए। तो पूंजी कितना रहने बोला था, 4 पर स्थिर रहने बोला है। तो देखिए, जिस समय श्रम 0 है उस समय रिजल्ट जो निर्गत का है वो 0 है। जिस समय 1 है श्रम का वैल्यू उस समय निर्गत 10 इकाई है। जिस समय 2 है उस समय 24 है निर्गत की इकाई। जिस समय श्रम 3 है उस समय निर्गत की इकाई 40 है। जिस समय श्रम 4 है उस समय निर्गत 50 इकाई है। जिस समय श्रम 5 है उस समय निर्गत 56 इकाई है। और जिस समय श्रम 6 है उस समय निर्गत 57 इकाई है। तो क्या देखते हैं कि देख सकते हैं जैसे से नीचे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका निर्गत का वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए
श्रम भी बढ़ रहा है। तो अगर आपसे पूछें कि श्रम 4 पर निर्गत की वैल्यू कितनी है, निर्गत इकाई, जब श्रम को 4 इकाई लेते हैं तो श्रम जब 4 इकाई है तो निर्गत कर सकते हैं यहाँ देख के 50 इकाई है। ठीक है। कभी कभी कुल प्रतिफल अथवा परिवर्ती आगतों का कुल भौतिक उत्पाद भी कहा जाता है। लिखा है कि कभी कभी जो कुल प्रतिफल होता है, जितना हमें टोटल रिटर्न प्राप्त होता है, अथवा परिवर्ती आगतों का कुल भौतिक उत्पाद भी कहा जाता है। मतलब कुल प्रतिफल अथवा परिवर्ती आगतों का कुल भौतिक उत्पाद भी कहा जाता है। किस चीज़ को? जो श्रम के जो अलग अलग मान पर जो हमें मान प्राप्त हुआ, कुल उत्पाद जो प्राप्त होता है, इसे कभी कभी कुल प्रतिफल कहते हैं अथवा परिवर्ती आगतों का कुल भौतिक उत्पाद भी कहा जाता है। इसे तालिका 3.2 के द्वितीय कॉलम में पुनः दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इसे फिर से तालिका 3.2 में यहाँ पर देखिए उसे दिखाया गया है, कुल उत्पाद को, श्रम को, और यहाँ पर कुल उत्पाद को दिखाया गया है। एक बार जब हमने कुल उत्पाद को परिभाषित कर दिया, जब हम लोग एक बार कुल उत्पाद को परिभाषित कर देते हैं तो औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद की संकल्पना को परिभाषित करना उपयोगी होगा। देखिए, जब एक बार कुल उत्पाद परिभाषित कर देते हैं तब हमारे लिए उपयोगी हो जाता है औसत उत्पाद को परिभाषित करना और सीमांत उत्पाद को परिभाषित करना। उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्ती आगतों के जो चेंज हो रहा है, जो आगत, तो परिवर्ती आगतों के योगदान की व्याख्या करने के लिए, देखिए उत्पादन की प्रक्रिया में आप परिवर्ती आगतों के योगदान की अगर व्याख्या करना चाहते हैं, उसका एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है, ये उपयोगी हो जाता है किसको परिभाषित करना, औसत उत्पाद को परिभाषित करना और सीमांत उत्पाद को परिभाषित करना। तो आइए आगे इन्हीं पर विचार किया जाए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे औसत उत्पाद क्या है। औसत उत्पाद जो होता है वो निर्गत की प्रति इकाई परिवर्ती आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब जितना भी निर्गत होता है उस निर्गत को परिवर्ती आगत की संख्या से विभाजित कीजिए, तो जो परिणाम आता है उसी को औसत उत्पाद कहा जाता है। हम इस गणना को इस प्रकार करते हैं, देखिए, तो औसत उत्पाद यानी कि एवरेज प्रोडक्ट, यहाँ L लिखा है जो परिवर्ती आगत के लिए लिखा है। तो यहाँ पर श्रम चूँकि बदल रहा था, पूंजी तो स्थिर रखा गया है, श्रम को इस परिवर्तन है तो इसलिए L उसी को इंडिकेट कर रहा है, लेबर, श्रम के लिए। तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ किताब हमें बताया था कि आपका जो टोटल प्रोडक्ट है उस टोटल प्रोडक्ट को जो परिवर्ती आगत है यानी L की संख्या से विभाजित कीजिए, तब जाके हमें प्राप्त होता है एवरेज प्रोडक्ट यानी कि औसत उत्पाद। किसके? ने परिवर्ती आगत के लिए। तालिका 3.2 का अंतिम कॉलम यहाँ पर देखना चाहेंगे। तालिका 3.2 देखिए, तालिका 3.2 में देखिए हमें औसत उत्पाद यानी कि एवरेज प्रोडक्ट को दिखाने का कोशिश किया है, बिल्कुल। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये है 10 टोटल यूनिट कुल उत्पाद का और यहाँ श्रम है 1। तो 10 को जब 1 से विभाजित करते हैं तो 10 आता है, यानी कि एवरेज निकल गया, औसत निकल गया। 24 को 2 से भागा दिए श्रम से तो आपका देखिए 12 आ गया। 40 को 3 से भागा दिए तो 13.33 आया औसत में। 50 जो कुल उत्पाद है उसको 4 से विभाजित किए श्रम से तो आपका औसत उत्पाद कितना आया? 12.50। कुल उत्पाद जब 56 था और श्रम जब 5 था तो श्रम से विभाजित किए तो मेरा जो औसत उत्पाद आ रहा है वो 11.20 है।
और जब कुल उत्पाद 57 था और श्रम कितना था 6, तो विभाजित करने पर हमें औसत उत्पाद 9.50 प्राप्त होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि तालिका 3.2 का अंतिम कॉलम श्रम का औसत उत्पाद दर्शा रहा है, जहाँ पर पूंजी 4 इकाइयों पर स्थिर रखकर लिया गया है। तालिका 3.1 में जो वर्णित था उत्पादन फलन का एक जो तालिका 3.1 में जो उत्पादन फलन जो था उसको संख्यात्मक उदाहरण है यहाँ पर 3.2 में जो दिखाया है अंतिम कॉलम में औसत उत्पाद। तो फिर से पढ़ देना चाहूँगा, तालिका 3.1 में वर्णित उत्पादन फलन का एक संख्यात्मक उदाहरण क्या है? एक संख्यात्मक उदाहरण है औसत उत्पाद, जिसे 3.2 तालिका में अंतिम कॉलम में दिखाया है। इस कॉलम के मूल्यों को कैसे निकालते थे अंतिम उत्पाद को? तो अभी बता रहे थे कि टोटल जो प्रोडक्ट हुआ जो कॉलम 2 में था को L से विभाजित करके जो कॉलम 1 में है प्राप्त किया गया है, जो अभी आपको बता रहे थे। तो देखिए इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि औसत उत्पाद को समझें। अब हम लोग समझेंगे सीमांत उत्पाद। तो सीमांत उत्पाद यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिएगा। एक आगत का सीमांत उत्पाद, एक आगत का जो सीमांत उत्पाद होता है उसको निकालते कैसे? प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है। देखिए जो आगत परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन कितना होना चाहिए? 1 इकाई। तो 1 इकाई आगत में परिवर्तन होने से निर्गत में कितना परिवर्तन होता है, इसे ही सीमांत उत्पाद कहा जाता है। मतलब आगत में 1 इकाई परिवर्तन आने से निर्गत में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं, मगर अन्य सभी आगत को स्थिर रखते हुए, ठीक है। जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे हो तब उसको कहेंगे सीमांत उत्पाद। सिर्फ एक आगत में परिवर्तन हो रहा है तो एक आगत में 1 इकाई के बदलने से उसमें जो निर्गत में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। जब पूंजी को स्थिर रखा जाता है तो श्रम का सीमांत उत्पाद होता है। देखिए पूंजी को स्थिर रखा गया तो जाहिर सी बात है तब वहाँ जो सीमांत उत्पाद होगा वो श्रम का होगा। तो सीमांत उत्पाद को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए, अगर हम इसे गणितीय रूप में लिखें तो ऊपर में होगा निर्गत में परिवर्तन और नीचे होगा आगत में परिवर्तन। यहाँ बताना चाहूँगा जो परिवर्तन होता है उसको डेल्टा से दर्शाया जाता है, तो परिवर्तन के लिए डेल्टा हो गया और टीपी यहाँ पर हो गया टोटल प्रोडक्ट। एल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, निर्देशित कर रहा है परिवर्त को, जिसमें परिवर्तन आ रहा था। तो श्रम में परिवर्तन आता तो एल मतलब लेबर श्रम, तो श्रम में परिवर्तन था इसलिए एल लिख दिया है। और आगत में परिवर्तन तो किस में हम लोग ले रहे थे? तो श्रम में ले रहे थे, तो फिर परिवर्तन के लिए डेल्टा हो गया और आगत मेरा श्रम था तो एल लिख दिया गया है। जहाँ डेल्टा जो है परिवर्त यानी कि वेरिएबल है ना, जो बदल रहा है उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। जैसे एल में बदलाव आ रहा है श्रम में तो उसके आगे डेल्टा लगा है, टोटल प्रोडक्ट में बदलाव आ रहा है तो उसमें डेल्टा लगा है। तो यानी डेल्टा कहीं ना कहीं परिवर्तन को निर्देशित कर रहा है, सूचित कर रहा है। तालिका 3.2 का अंतिम कॉलम, तो यहाँ पर किताब में मिस्टेक है, 3.2 का में अंतिम कॉलम में नहीं, ये तीसरे कॉलम में है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए तीसरा कॉलम में सीमांत उत्पाद है, ना कि अंतिम कॉलम में। तो तालिका 3.2 का जो अंतिम कॉलम है वहाँ पर अंतिम कॉलम में तीसरा कॉलम जो है वो श्रम का सीमांत उत्पाद, ठीक है, जिसमें पूंजी 4 इकाइयों पर स्थिर रखकर दर्शाया गया है। तो ये जो सीमांत उत्पाद आया कहाँ से आया? वो 3.1 में जो वर्णन किया गया था उत्पादन फलन का उसी का संख्यात्मक रूप है। तालिका 3.1 में जो वर्णित था उत्पादन फलन उसी का संख्यात्मक उदाहरण है ये, ठीक है।
इस कॉलम के मूल्यों को, यहाँ जो कॉलम जो आया तालिका उत्पादन फल सीमांत उत्पाद के लिए, उसको कैसे आया है यहाँ बताना चाहूँगा। टीपी में परिवर्तन को एल में परिवर्तन से विभाजित करके प्राप्त किया गया है। आइए इसको समझाते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो जाए। देखिए ध्यान से, यहाँ 0 है और यहाँ 1, तो 1 इकाई बढ़ा दिए तो यहाँ 1 इकाई बढ़ गया है। ठीक, यहाँ कुल उत्पाद में कितना वृद्धि हुआ है? कुल उत्पाद में यहाँ जब 1 इकाई में बदलाव लाएं तो यहाँ कितना वृद्धि हुआ? तो 10 में 0 है तो 10 आएगा। तो यहाँ कुल उत्पाद में टोटल प्रोडक्ट में कितना आया? इसका आंसर इसका आया 10। और एल में कितना चेंज हुआ है? 1। एल में चेंज हुआ है 1। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल, तो 10 बटे 1 यानी 10 आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं सीमांत उत्पाद में यहाँ पर 10 लिखा गया है, ये देखिए। उसी प्रकार आगे बढ़ते, जब 1 से 2 में चलेंगे तो फिर से यहाँ 1 इकाई में वृद्धि की है हमने, यहाँ वृद्धि करेंगे 10 से 24 हुआ है तो 14 में वृद्धि हुआ है, तो डेल्टा टीपी का वैल्यू हो गया 14, डेल्टा एल हो गया 1। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 14 बटे 1 यानी 14। तो देखिए यहाँ पर 14 लिखा है। इसी प्रकार प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो कह सकते हैं कि आपको लगातार जहाँ पर 1 इकाई में वृद्धि हुआ है उसको लेके आपको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ किताब में भी समझाने का कोशिश किया है, आइए समझते हैं उसको भी। उदाहरण के लिए, जब L 1 से 2 में परिवर्तन होता है तो टोटल प्रोडक्ट मेरा 10 से 24 हो जाता था। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले L इकाइयों पर कितना टोटल प्रोडक्ट है वो देखिए, और उसके बाद माइनस कीजिए L - 1, उसमें एक कम में कितना टोटल प्रोडक्ट है। तो हम लोग देखे थे जब टीपी में परिवर्तन कितना आया था, जब हम लोग यहाँ पर देखे थे L इकाई पर यानी कि 2 पर कितना था? 2 पर हम लोग का 24 था। यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर 24 माइनस, और L - 1 में यानी 1 पर 10 था, तब जाके आंसर कितना आता है? 14 आ रहा है। ये 14 क्या आ रहा है? टीपी में परिवर्तन आ रहा है। टीपी में यानी टोटल प्रोडक्ट में परिवर्तन आ रहा है। और एल में परिवर्तन कितना था? चूँकि 1 से 2 गया है, तो 1 से 2 जब गया है तो जाहिर सी बात है जब 1 से 2 जाएगा तो कितना होगा? तो 1 से जब 2 जाएगा तो 1 परिवर्तन हुआ। तो श्रम की दूसरी इकाई की सीमांत उत्पाद तब कितना हुआ? दूसरी इकाई पर, तो दूसरी इकाई पर आपका आया, ऊपर में परिवर्तन हुआ था 14, नीचे परिवर्तन हुआ था 1, तो कितना आया था? 14 आ गया, यानी 14 आ गया। क्योंकि निर्गतों के मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सकता। देखिए, निर्गत का जो मूल्य होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है। सीमांत उत्पाद पर आगत प्रयोग के शून्य स्तर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर बताना चाह रहा है कि निर्गत के मूल्य ऋणात्मक नहीं होते। ठीक है, सीमांत उत्पाद पर आगत प्रयोग के शून्य स्तर अपरिभाषित रहता है। देखिए यहाँ पर अपरिभाषित नहीं, यहाँ अपरिभाषित होगा। तो सीमांत उत्पाद अगर आगत प्रयोग अगर क्या है, अगर आगत प्रयोग अगर शून्य है, आगत का वैल्यू शून्य है, तो वहाँ पर सीमांत उत्पाद अपरिभाषित रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जब 0 उत्पाद है तो देखिए सीमांत उत्पाद में कुछ नहीं, क्योंकि ये अपरिभाषित है। ठीक है, आगतों के किसी भी स्तर पर, चलिए आगत को हम बढ़ा रहे हैं, आगत में चेंज कर रहे हैं, तो आगत के किसी भी स्तर पर आगत का जो औसत उत्पाद जो होगा उस स्तर तक सभी सीमांत उत्पादों का औसत होता है। देखिए, आगत के किसी भी स्तर पर, जिस स्तर तक आप पहुंच रहे हैं, आगत के जिस स्तर तक आप पहुंच रहे हैं उस स्तर तक जितना भी सीमांत उत्पाद होता है, ठीक है, सीमांत उत्पाद होता है उस स्तर तक उन सभी सीमांत उत्पाद का औसत निकालिए। ठीक है, आगत के किसी भी स्तर पर एक आगत का औसत उत्पाद कितना होगा? एक आगत का औसत उत्पाद होगा उस स्तर तक सभी सीमांत उत्पादों का औसत। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, हो सकता है समझ में ना आए। देखिए, आगत के किसी भी स्तर, तो जिस स्तर तक आप गए हैं उस स्तर का जो औसत उत्पाद जो होगा वो उस स्तर तक जितने भी सीमांत उत्पाद आए हैं उसका औसत निकाल दीजिए, वो निकल जाएगा उस स्तर का औसत।
ठीक है। इस प्रकार कुल उत्पाद सीमांत उत्पादों का योग होता है। तो कह सकते हैं कि उस स्तर तक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कुल उत्पाद, तो कुल उत्पाद जो होता है सीमांत उत्पादों का योग होता है। प्रयोग के किसी भी स्तर पर एक आगत का औसत उत्पाद उस स्तर तक सभी सीमांत उत्पादों का औसत होता है। ध्यान से देखिएगा, प्रयोग के किसी भी स्तर पर एक आगत का जो औसत उत्पाद जो होता है, प्रयोग के किसी भी स्तर पर एक आगत का औसत उत्पाद उस स्तर तक सभी सीमांत उत्पादों का औसत होता है। औसत तथा सीमांत उत्पाद अक्सर औसत तथा सीमांत प्रतिफल के रूप में क्रमशः परिवर्ती आगतों के लिए जाने जाते हैं। देखिए ध्यान से, औसत और सीमांत उत्पाद जो होता है ये दोनों अक्सर औसत तथा सीमांत प्रतिफल के रूप में, औसत तथा सीमांत उत्पाद अक्सर औसत तथा सीमांत प्रतिफल के रूप में क्रमशः परिवर्ती आगतों के लिए जाने जाते हैं।